अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का कोर्स हम कवर कर रहे थे और अब के बाद जितने भी हमारे कोर्सेज लेक्चर्स हैं वो सारे ऑनलाइन होंगे। तो अब तक हमने रजिस्टर्स के हवाले से सर्किट एनालिसिस को देखा है। अब हम दो मज़ीद एलिमेंट्स या पैसिव एलिमेंट्स कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें इनकी कंस्ट्रक्शन से लेके उसके अलावा करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन और सर्किट में इनको सीरीज़ और पैरेलल में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ये किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स या डीसी सोर्स के अगेंस्ट किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। अब तक जो हमने सर्किट एनालिसिस में स्टडी किया है उसमें सबसे पहले तो हमने बेसिक्स देखी एलिमेंट्स की, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की। उसके बाद फिर एक्टिव एलिमेंट्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया, जिसमें करंट सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज, उसमें फिर फर्दर सब कैटेगराइज किया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज को। देन जो डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स थी, जिसमें वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, करंट कैलकुलेट करने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूलाज को स्टडी किया और उसकी एक्सप्रेशंस देखी। देन सिंप्लीफिकेशन में हमने वाई टू डेल्टा, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन को देखा। उसके बाद फिर डिफरेंट थ्योरम्स हमने स्टडी किए, जिसमें लीनियरिटी था, सुपरपोजिशन था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन था, और इसी तरह से थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन इक्विवेलेंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम अब तक स्टडी कर चुके हैं। लेकिन रेजिस्टर्स के एस्पेक्ट से हमने उनको स्टडी किया, और अब हम थोड़ा सा फर्दर आगे चलते हैं, जिसमें हमने कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को स्टडी करना है। अगर हम अपने इस कंटेंट की बात करें स्पेसिफिकली, तो चार टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले कैपेसिटर्स की कंस्ट्रक्शन और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं वो है। फिर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ करंट, वोल्टेज, चार्ज, किस तरह से हम इनको लेके चलेंगे वो हमने स्टडी करना है। और फिर अगर कैपेसिटर्स को सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हमने देखना है। फर्दर 6.3 जो टॉपिक है, दैट विल गिव यू इंडक्टर्स इंट्रोडक्शन एंड देन हाउ टू कनेक्ट इंडक्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो ये सारा हमने स्टडी करना है बुक के हवाले से, क्योंकि हम अलेक्जेंडर की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये चार टॉपिक्स उसके हम 6 चैप्टर से लेके कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। कैपेसिटर इज़ अ पैसिव एलिमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट मीन्स इट विल ओनली utilize energy from your circuit. It will not provide any kind of energy to your circuit. लेकिन इसमें और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है कि, या इंडक्टर में और कैपेसिटर और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है कि ये एनर्जी को स्टोर भी करता है। ठीक है, तो देर आर टू नंबर ऑफ प्लेट्स। एक पे पॉजिटिव चार्ज आप स्टोर करवाते हैं और एक पे आप नेगेटिव चार्ज स्टोर करवाते हैं। तो इसको बैटरी से भी इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को एक प्लेट के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब इसमें जो इसकी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो इसकी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चार्ज को स्टोर करता है, तो इसका मतलब है कि जिस तरह से हम वहाँ पे रेजिस्टेंस को देखते थे, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को कंपेयर किया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, मटेरियल की टाइप जैसी होगी, उस हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि दो प्लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, और इन प्लेट्स की नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कितनी कैपेसिटेंस या कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिनको सेपरेट किया जाता है एक डाइइलेक्ट्रिक से, और ये डाइइलेक्ट्रिक जो है ये किसी मटेरियल का भी हो सकता है और ये फ्री स्पेस भी हो सकती है। ठीक है, तो इन प्लेट्स के दरमियान जो फ्री स्पेस या डाइइलेक्ट्रिक है, या जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ दिस प्लेट्स के लिए,
वो आपकी फर्दर क्लासीफाई करती है कि आप किस तरह से कितना चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज को स्टोर करवाने के लिए जो बेसिक पैरामीटर है दैट इज़ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज़ डिनोटेड बाय सी and it is the ratio of the charge Q on one plate of a capacitor to the voltage difference V between these two plates। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है फेरेड्स में और F से उसको डिनोट किया जाता है। और जो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर किया जाता है उसको आप इस एक्सप्रेशन से शो करवा सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू सी वी। ठीक है, और C इसमें कैपेसिटेंस है जो कि डिपेंडेंट होती है एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वेयर एज ए इज सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, और देन कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी जितनी ये परमिटिविटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी जितना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो तीन पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपकी कैपेसिटेंस डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट वन इज़ परमिटिविटी एप्सिलॉन, देन एरिया ऑफ दिस प्लेट्स, देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं जिन पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपकी डिपेंडेंट होती है, और इसको फर्दर यूनिट्स में मेजर किया जाता है फेरेड में, और या इसको मेंशन किया जाता है पिको फेरेड, नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड। इस तरह से आप इसको फर्दर शो करवा सकते हैं। अगर आप कैपेसिटर्स की बात करें, जो तीन पैरामीटर्स हमने पीछे देखे हैं उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा द लार्जर एरिया the larger capacitance, spacing between the plates, the smaller space, the greater capacitance, permittivity of the material, the higher permittivity, the greater the capacitance। ठीक है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं पैरामीटर्स उनके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके हिसाब से कैपेसिटेंस कम होती है। ठीक है, अब अगर आप आ जाएं तो कैपेसिटर्स की को कनेक्ट कैसे किया जाता है सोर्स के साथ। अगर आप करंट पॉजिटिव साइड से दें, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और कैपेसिटर को अगर आप कनेक्ट करें तो उस केस में आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं, और अगर करंट प्रोवाइड करें नेगेटिव टर्मिनल पे कैपेसिटर के तो उस केस में आप इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से है। इसके अक्रॉस जो करंट होगी उसको आई से शो करवाएंगे, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी शोन थ्रू V। तो इस करंट को जो कैपेसिटर के अक्रॉस है इसको आप रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू सी इंटू डी वी ओवर डी टी, वेयर एज वोल्टेज जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी, वेयर एज टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम t नॉट टू t, and whereas at t is equal to 0 your voltage is given here। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं जिनके थ्रू आप करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है उसका फार्मूला हम पीछे देख चुके हैं। उसके बाद फिर हमने जो सबसे पहले जो फार्मूला देखा था वो चार्ज कैलकुलेट करने का था। Now the fourth element which is very important, that how much energy stored in a capacitor, that can be calculated by this expression। इसकी जो डेरिवेशन है वो आपको बुक में गिवन है। W इज इक्वल टू 1/2 CV होल स्क्वायर। ठीक है, तो V अगर आपको गिवन हो, कैपेसिटेंस आपको गिवन हो, तो आप इजीली एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब भी आप कैपेसिटर्स की बात करते हैं कि हाउ कैपेसिटर रिएक्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग AC सोर्स और DC सोर्स। इफ़ यू आर अप्लाइंग AC सोर्स, in that case your capacitor will be charged and then discharged after some time, and if you are applying AC source, DC source, in that case it will act as open circuit to DC।
ठीक है, dV/dt इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यू आर स्टोरिंग चार्ज इन द कैपेसिटर, तो ये जिस तरह से रेजिस्टर आपका वोल्टेज चेंज करने से फ़ौरन वोल्टेज को चेंज करता है अपने अक्रॉस, उसके बरक्स उसके ऑपोजिट अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो इसके अक्रॉस अगर आप एब्रप्ट चेंज कर भी लेंगे वोल्टेज को, इट विल नॉट चेंज द वोल्टेज एब्रप्टली। ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्टोर है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के लिए कोई सर्टेन टाइम चाहिए इसको, जिसकी वजह से आप फ़ौरन इसको किसी वोल्टेज चेंज से इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। देन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर आप बात करें कि एग्जांपल 1 की, तो उसमें द करंट थ्रू 3 पिकोफैरेड कैपेसिटर विद 20 वोल्ट अक्रॉस इट, तो करंट की जो हमने एक्सप्रेशन चार्ज का पढ़ा था दैट वाज Q इज इक्वल टू सी वी, और अगर C आपको 3 पिकोफैरेड गिवन है और उसके साथ वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट्स गिवन है, तो डायरेक्टली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अब उसने कहा है कि जी फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ़ अबव गिवन पैरामीटर्स आर सेम, तो उस केस में हाफ इंटू सी इंटू वी होल स्क्वायर आपको गिवन था, तो जिसमें आप हाफ इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पिकोफैरेड आपको गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर 400। इसको अगर सॉल्व कर लें तो टोटल आपके पास एनर्जी स्टोर्ड 600 पिकोजॉल आ जाएगी। देन एग्जांपल 2 है जिसमें द वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज V of t इज इक्वल टू 10 cos 6000 t volts. Calculate the current through it. If you solve it by definition, then the current is always given by this expression, which is I of t is equal to C dV/dt. V की वैल्यू आपको गिवन है, वो आप प्लेस कर देंगे। C आपको गिवन है 5 माइक्रोफेरेड, इसको अप्लाई करेंगे, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा -0.3 sin 6000 t एम्पेयर। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड एग्जांपल है जिसमें तीसरा पैरामीटर जो हमने पढ़ा था, डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इफ द करंट थ्रू इट इज गिवन बाय I of t इज इक्वल टू 6 e minus 3000 t मिली एम्पेयर। एज्यूम दैट द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 0। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले के हिसाब से आप ये देखें, यहाँ पे टी नॉट था और यहाँ पे वी टी नॉट था। इसका मतलब है इनिशियल टाइम आपका उसने बता दिया कि ज़ीरो है। जब आपका इनिशियल टाइम ज़ीरो है, इट इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे भी जो इनिशियल टाइम पे वोल्टेज है वो भी उसने बता दिया कि ज़ीरो है, तो इनिशियली ये ज़ीरो हो गया। और 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t I of dt, अगर आप इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c में आप c की वैल्यू प्लेस करोगे 0 से t सेकेंड, और देन 6 ये आपको गिवन है I of t की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस ई पावर माइनस 3000 t वोल्ट्स। तो ये फाइनल आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो 3 पैरामीटर्स हमने देख लिए। चार्ज किस तरह से स्टोर होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। उसके बाद करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, I इज इक्वल टू सी dV/dt। और वोल्टेज अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी दैट वाज V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन t नॉट टू t I of t dt प्लस वी टी नॉट। तो यहाँ पे वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली वोल्टेज की भी। अब अगर आप आ जाएं फोर्थ एग्जांपल पे, तो इट टेल्स यू दैट डिटरमिन द करंट थ्रू 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर whose voltage is shown in figure 6.9. The voltage waveform is given as V of t, जिसमें 0 से लेके 1 तक जो वैल्यू है दैट इज़ 50t, 1 से लेके 3 तक जो वैल्यू है दैट इज़ 100 माइनस 50t, देन जो 3 से लेके 4 तक वैल्यू है दैट इज़ माइनस 200 प्लस 50t, और अदरवाइज इसके अलावा जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, 0 से 50, देन 50 से ये 100, 50 ये और 50 ये 100, देन
अगेन 50। तो ये टोटल आपकी वेव फॉर्म आ गई। अब अगर आप आई कैलकुलेट करना है आपने, जो कि पूछा गया उस एग्जांपल में, तो आई इज इक्वल टू सी डी वी और डी टी, जिसमें सी की वैल्यू 200 माइक्रोफेरेड गिवन है। जब आप इन सारी एक्सप्रेशंस को बारी बारी इस फार्मूला में प्लेस करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे, तो पहली जो एक्सप्रेशन 0 से 1 तक है, इट विल गिव यू 50 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास 50 आ गया। उसके बाद फिर सेकंड जो है इट विल गिव यू -50, क्योंकि कांस्टेंट 100 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो -50 बचेगा। यहाँ पे भी इसी तरह से 50 बच जाएगा, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी 0, अदरवाइज एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आप इसमें सी की वैल्यू भी प्लेस कर दें, तो सी बारी बारी इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो आपको पहली वैल्यू है 50, इसके अगेंस्ट दे देगा 10 मिली एम्पेयर। जो सेकंड वैल्यू है -50, इट विल गिव यू -10 मिली एम्पेयर, देन 50 विल अगेन गिव यू 10 मिली एम्पेयर और 0। तो जो आपकी वोल्टेज वेव फॉर्म थी, उसके अगेंस्ट आपको जो करंट्स की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की हैं, वो कुछ इस तरह से होंगी। 10, देन -10, देन अगेन 10। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, करंट जो आपने फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा था, दैट वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज इफ you have applied DC source to your circuit containing capacitors। तो उस केस में ये 5th एग्जांपल है, जिसमें उसने कहा हुआ है कि 6.12 एग्जांपल में, 6.12 फिगर में आप देखें कि 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद 4 रेजिस्टर्स हैं और एक करंट सोर्स है और डीसी करंट सोर्स है। अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देखें कि जब भी डीसी वोल्टेज, डीसी सोर्स आप अप्लाई करते हैं अपने सर्किट में, तो हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है दैट रिएक्ट्स लाइक इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। अब ये वैल्यू आपकी, कैपेसिटर्स आपके ओपन हो गए, ये कैपेसिटर भी ओपन हो गया, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से रीड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे, तो ये 6 मिली एम्पेयर जो है इस नोड पे आके इसने डिवाइड होना। ठीक है, तो इसका एक पोर्शन जो है वो 2 किलो ओम की तरफ चला जाएगा, एक पोर्शन 3 किलो ओम की तरफ चला जाएगा। लेकिन इस साइड पे क्योंकि ओपन सर्किट है, तो इस तरफ आप नहीं जाओगे। देन यहाँ से आगे फर्दर ये 2 पाथ हैं, इस तरफ अगेन ओपन सर्किट है, इस तरफ नहीं ट्रेवल करेगा करंट, अगेन ये 4 किलो ओम की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 2 रेजिस्टर्स ये हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं ओपन सर्किट के बाद, और एक रेजिस्टर ये है, और सोर्स भी आपको गिवन है। तो यू कैन इजीली अप्लाई करंट डिवीजन रूल बाय विच यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट गोइंग टूवर्ड्स 4 किलो ओम। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 + 4, जिसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है वो आपने नीचे दोनों सम अप कर दिए, और दूसरा जो रेजिस्टर था वो आपने ऊपर रख लिया, और इसी तरह सोर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मिली एम्पेयर आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होते हैं, तो ये जो यहाँ पे V1 हमने फाइंड आउट करना था कैपेसिटर के अक्रॉस, ये इन पैरेलल है 2 किलो ओम के, और यहाँ पे V2 जो हमने कैलकुलेट करना है, ये इन पैरेलल है 4 किलो ओम के। तो V = IR का सिंपल फार्मूला अप्लाई करें। V1 = IR की वैल्यू है 2000। इसी तरह V2 जब फाइंड आउट करना है 4000 आपको गिवन है, और I की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा था कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने का, दैट विल गिव यू W1 = ½ C1 V1² और W2 = ½ C2 V2²। V1 आप फाइंड आउट कर चुके हैं, C1 आपको गिवन है, V2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, C2 आपको गिवन है। ये वैल्यूज़ आप प्लेस करेंगे, तो W1 विल गिव यू 16 मिली जॉल, एंड इन द सेम वे W2 विल गिव यू 128 मिली जॉल आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें
जो हमने रेजिस्टर्स में पढ़ा था फर्दर उसी को कैरी करते हैं हम कि अगर आप सीरीज़ में आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स हों या पैरेलल में आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर्स कनेक्ट हों तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि रेजिस्टर्स को कैसे सॉल्व करते थे हम। अगर आपको याद हो तो रेजिस्टर्स अगर सीरीज में होते थे तो हमें पता कैसे चलता था, इफ सेम करंट इज पासिंग थ्रू बोथ रेजिस्टर्स इट मींस बोथ आर इन सीरीज। और अगर डिफरेंट करंट पास कर रहे होते थे तो वी कैन कंसीडर दैट दीज आर इन पैरेलल। तो सीरीज में हम कैपेसिटर्स को सीरीज में हम रेजिस्टेंसेस को सिंपल एडअप करते थे और पैरेलल में हम 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/rn का फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो ऊपर दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट आ जाता था, नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस का सम आ जाता था। उसको सॉल्व करते थे तो 1/r इक्विवेलेंट आता था और उसका रेसिप्रोकल लेते थे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर तो आपके पास कैपेसिटर्स में से डिफरेंट करंट पास कर रही हो, मींस कि वो पैरेलल में हो, तो आपने सिंपली उनको एडअप करना है। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो जो आपके पास इस सब का रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी C इक्विवेलेंट, मींस के इनको सिंप्लीफाई आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिवली अगर सीरीज में आपके पास कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, जिस तरह से ये फिगर आपको दिखा रही है कि V1 V2 V3 V4 अप टू Vn, ये डिफरेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं और कोई वोल्टेज सोर्स इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो सीरीज में आपकी वैल्यूज़ फार्मूला से सॉल्व होंगी। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा और इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल गिव यू C इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं तो उसको फर्दर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंपल, अगर सीरीज में है तो उनको एडअप कर लेंगे और अगर पैरेलल में है तो उनको फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे रेजिस्टर्स के केस में। और अगर कैपेसिटर्स की हम बात करें तो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हैं तो फार्मूला से सॉल्व करेंगे, अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्टली एडअप हो जाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल बताती है जी 20 C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है आपने अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B, वेयर एज सॉल्व मैंने आपको पहले भी बताया रेजिस्टेंसेस के केस में भी हम लेफ्ट हैंड साइड से उसको सॉल्व करना शुरू करते थे, जिसमें 20 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड जो हैं वो सीरीज़ में है, तो इनको फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फार्मूला से सॉल्व करके 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 तो 4 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगी। अब ये एक बन गया। अब जो रिजल्टेंट आया वो 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 20 माइक्रोफेरेड, ये तीनों आपस में पैरेलल में, इन तीनों को सिंपली एडअप कर लेंगे। एडअप करने के बाद जो आंसर आएगा 30 माइक्रोफेरेड, वो सीरीज में होगा 60 माइक्रोफेरेड से, तो 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60 फार्मूला से उसको सॉल्व कर लेंगे, 20 माइक्रोफेरेड C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सीरीज में जो थे उनको हमने फार्मूला से सॉल्व किया, पैरेलल में जो थे उनको हमने डायरेक्टली एडअप कर लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें C इक्विवेलेंट नहीं फाइंड आउट करना, बल्कि C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद हमने V1 V2 V3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार क्या है, हम देखेंगे कि 40 और 20 आपस में पैरेलल हैं तो इनको एडअप किया जा सकता है, और क्योंकि ये पैरेलल में है तो इनके क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगा तो एडअप इजीली हो जाएंगे। 40 प्लस 20 60 मिली फेरेड, और बाकी जो तीनों आएंगे वो फिर सीरीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, और सीरीज़ में होंगे तो इन तीनों को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 10 मिली फेरेड। अब हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर -3, जो कि आपको C इक्विवेलेंट आपने फाइंड आउट किया था, और V की वैल्यू 30 गिवन है, तो 0.3 कूलम आपके पास चार्ज आ गया टोटल।
This is the charge on the 20 and 30 millifarad capacitors because they are in series with the 30 volt source. ये इस 30 वोल्ट सोर्स के साथ सीरीज में है. अब वो कहता है कि आप इसको एज ए करंट ही कंसीडर कर लें, आप इसको चार्ज कंसीडर ना भी करें, तो आप देखेंगे कि इन तीनों के जो भी कैपेसिटर सीरीज में आएंगे उन तीनों के अक्रॉस सेम करंट होगा. ठीक है, मीन्स कि उनका चार्ज भी सेम ही होगा. इसलिए V1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं. चार्ज तीनों के लिए सेम यूज़ कर लें, चार्ज इज डिवाइड बाय C1. देन V2 आप फाइंड आउट करेंगे चार्ज डिवाइड बाय C2. और देन C3 आप चार्ज डिवाइड बाय 60 भी कर सकते हैं. और डायरेक्टली इसको अगर आप KVL अप्लाई कर दें तो KVL के थ्रू V3 इज इक्वल टू 30 माइनस V1 माइनस V2, और V1 V2 की आपके पास वैल्यू है तो 5 वोल्ट्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये अल्टरनेट आपको गिवन था. इसके बाद आप लोगों को एक असाइनमेंट है जो कि आपने सबमिट करनी है. सॉल्व करने के बाद अभी आपके पास टाइम जो भी बचा है उसमें आपने ये दोनों क्वेश्चंस करके सी ऑनलाइन पर अपलोड करते हैं. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टर्स को देखेंगे और इंडक्टर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. थैंक यू.